तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर.एन. शर्मा है। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शिक्षा अड्डा बाय आर.एन. शर्मा। तो इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पर हम प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर जीएस से रिलेटेड या फिर एजुकेशन या फिर कंपटीशन से रिलेटेड कंपटीशन जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर जितनी भी एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराते हैं, फोकसली ऑन जीएस या फिर रीजनिंग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जीडी, सीएचएसएल, ग्रुप डी, सी, एमटीएस और एओ वगैरह समथिंग बहुत से जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड जितना भी जीए है, जितना भी एग्जामिनेशन में रीजनिंग पूछा जाता है उनसे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तथा हम यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो कंप्लीट जो जीएस है फॉर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो इसके बारे में हम बताएंगे आगे। तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल का नाम है शिक्षा अड्डा बाय आर.एन. शर्मा। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हम अपने चैनल के बारे में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पर भारत की मिट्टियाँ यानी मृदा। तो भारत की मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? कुल भारत की मिट्टियाँ जो होती हैं वो कुल मिला के 5 प्रकार की होती हैं। तो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में अनेकों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मगर जिनमें से कुल महत्वपूर्ण जो है 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें हमारी मुख्यतः कई प्रकार में बनती हैं, जिससे कई तरह की उपजाऊ है, रेतीली है ना, दलदली है, हर तरह की मृदा पाई जाती है भारत में। तो हमारी जो मृदा है मोस्ट प्रोबेबली जैसे कहते हैं तो उनमें सबसे पहले आती है भारत की मिट्टियों के प्रकार। जैसे कि हम जानते हैं भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली मिट्टियों की किस्मों को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले जो है वो बांटी जाती है जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जाएंगे काली मिट्टी के बारे में, उसके बाद रेतीली यानी रेगिस्तानी, और लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी यानी बलुआई मिट्टी। तो हम जानते हैं ये कुल मिला के कितनी है? 5 मिट्टियाँ हैं। अब 5 मिट्टियों के बारे में हम अगर बात करें तो 5 मिट्टियों के बारे में हम अगर बात करें तो सबसे पहले जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, जिसे एलुवियल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है और दोमट, कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टियाँ ज़्यादातर क्या होता है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ जो होती हैं ना हमारी, वो वहाँ पर से मिट्टियाँ, इसे मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी इसी को कहते हैं जो नदियों द्वारा बहकर साथ में मिट्टियाँ आती हैं। हमारे देश के समस्त जितने भी उत्तरी मैदान हैं, जितने भी प्रकार के उत्तरी मैदान हैं, प्रकृति से उपजाऊ मिट्टी होती है एक तरह की, क्योंकि ये ज़्यादातर हम नदियों के साथ बहाती हुई मिट्टी, ताज़ा मिट्टी को लेती हुई आती है ना। उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वह 3 प्रकार की मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं जैसे कि हम सिंधु जो मिट्टी है हमारी, सिंधु मिट्टी और गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु नदी, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से जो मिट्टियाँ नदियों के द्वारा बहकर आती हैं, और तथा अन्य क्षेत्र पूरे देश में जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ साथ साथ ही मिट्टियाँ नदियों के जल के द्वारा प्रवाहित होती हुई आती हैं। तथा तो ये जितनी भी मिट्टियाँ होती हैं हमारी वो होती हैं जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, पूरे देश में जैसे मान के चलते हैं हम, यहाँ पर 100% होती है मिट्टियाँ। तो 100% में कुल 43%, अप्रॉक्सीमेटली 43% हमारा यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यानी यहाँ पर जो इतनी मिट्टी है ना, ये मिट्टी एक्चुअली क्या होता है, 43% है जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, जलोढ़ भी इसमें 2 तरह की होती हैं, एक खादर और एक बांगर। खादर मिट्टी वही होती है हमारी जो नदियों के आसपास, जैसे नदियां हैं ये, इसके बिल्कुल आसपास मिट्टियां जो होती हैं, है ना, ये नदी के आसपास, ये नदी है, इसलिए आसपास जितनी मिट्टी है ये कौन सी है हमारी? खादर मिट्टी। तथा जितनी पीछे की तरफ जाते हैं वो होती है हमारी बांगर मिट्टी यानी बूढ़ी मिट्टी, जहाँ लोग जनरली अपना घर बनाते हैं, है ना, जो भी है, इसी को कहते हैं बांगर मिट्टी। तथा नदियों के साथ साथ बहने वाली मिट्टी होती है वो खादर मिट्टी होती है। खादर जो होती है वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी के रूप में माना जाता है। तो नदी के आसपास जो क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी कहलाती है। सिंपल पॉइंट है, खादर मिट्टी हर साल नई हो जाती है क्योंकि वो
सिंपल सी बात है, क्योंकि वो जल के साथ प्रवाहित होती हुई आती है, इसलिए बार बार मिट्टी नई होती चलती है। नदी से दूसरे क्षेत्रों को, पुराने जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी हर साल नई हो जाती है और खादर मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होता है। तो जलोढ़ मिट्टी में भी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो इसमें एक चीज़ है कि इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो हम जानते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में जो पाई चीज़ जाती है, प्रचुरता में मात्रा पाई जाती है, वो किस में होती है? पोटेशियम और चूना। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? पोटेशियम और चूना पाया जाता है। तो गाइस, हम जैसे कि आप बताएंगे आगे, इसके बाद जलोढ़ मिट्टी के बाद हम बात करेंगे, एक मिनट, जो जलोढ़ मिट्टी के बाद हम बात करेंगे काली मिट्टी की। काली मिट्टी जिसे ब्लैक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, ब्लैक सॉइल में एक विशेषता यह मानी जाती है, यह नमी की अधिक समय तक बनाए रखती है। मतलब आपने देखा होगा कई जगह बहुत काली मिट्टी होती है ना, और वहाँ पर क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, नमी अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। यानी ये ज़्यादातर किसके लिए उपज उपस्थित है? ये कपास के लिए, कपास की उपज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। ये काली मिट्टी कपास की उपज के लिए महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रकार इस मिट्टी के क्षेत्र में, जैसे कि जानते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी भाग जितना भी है हमारा, मैसूर का उत्तरी भाग आते हैं, यहाँ ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेरनोजम। चेरनोजम मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर में, यूक्रेन तथा ग्रेट लैक्स में, पश्चिमी में संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में पाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को क्या कहते हैं? चेरनोजम। चेरनोजम कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भारत में क्या कहते हैं? उसे काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। तो काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। रीज़न ये है क्योंकि ये दक्कन के ट्रैप के जो लावा चट्टानों की अपेक्षा, अर्थात टूटने फटने से निर्मित हुई है। जो लावा के चट्टानों की अपेक्षा है ना, एक तरह से उसकी जो, एक तरह से ये लावा के जो अंश होते हैं, लावा के बाद ऐसे जब वो आग ठंडी पड़ जाती है तो वो काली मिट्टी के रूप में टूटने फटने से निर्मित हुई है। काली मिट्टी का प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया ना, जल धारण करने की इसमें क्षमता होती है, इसलिए नमी को रखती है अपने पास। सबसे ज़्यादा नमी इसमें पाई जाती है तथा ये चिपचिपी भी हो जाती है। सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको काली मिट्टी, आपने देखा होगा अक्सर सूख जाती है जब, तो अजीब से क्रैक आ जाते हैं इसमें, है ना, इस तरह के क्रैक से आ जाते हैं। तो इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अब स्वतः जुताई किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जब इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, ये सूख जाती है मिट्टी, तो अपने आप ही एक तरह से इसमें क्रैक की वजह से, इसमें जहाँ जहाँ क्रैक होते हैं वहाँ वहाँ इसे एक तरह से स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है इसे, यानी यहाँ उपज आराम से हो सकती है। तो गाइस, ये थी हमारी काली मिट्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने अगली मिट्टी के बारे में। तो अगली मिट्टी है हमारी लाल मिट्टी। यह चट्टानों की कटी हुई मिट्टी है। यानी आपने देखा होगा गाइस कि जो चट्टान होती है हमारी, उससे कटी हुई मिट्टी होती है ये लाल मिट्टी। यह अधिकतर दक्षिणी भारत में मिलती है। लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल के क्षेत्र महाराष्ट्र के दक्षिणी पूर्वी भाग में, मद्रास में, आंध्र में, मैसूर में और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल तक फैले हुए हैं। मतलब आपका जो ये एरिया है, एक तरह से यूं कहें तो यहाँ से महाराष्ट्र से शुरू होते हुए मद्रास, आंध्र प्रदेश, है ना, मैसूर, मध्य प्रदेश, पूर्वी भाग का जितना भी, और उड़ीसा, ये पूर्वी भाग का जितना भी है हिस्सा, तो कुल मिला के ये जो हिस्सा है ना, ये कुछ हिस्सा, ये कुछ हिस्सा, ये, तो ये जो हमारा हिस्सा है, और यहाँ पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है ये हिस्सा।
तो भारत में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो 18% में पाया जाने वाला है। यानी पहला जल, मैंने जैसे कि बताया था जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो 43%, ये जलोढ़ मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी 43%। तो लाल मिट्टी जो हमारा है ये दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाने वाला मिट्टी का है। तो कुल जो 100% मिट्टी का 18% है। लाल मिट्टी लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देती है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा कारण यही है इसके लाल दिखने का कि जो लोहे के ऑक्साइड होते हैं ये लोहे के ऑक्साइड, इसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि इसके लाल होने का। तो हम जानते हैं जैसे कि लोहे की ऑक्साइड के कारण ही लाल दिखाई देती है मिट्टी ये। तो लोहे के ऑक्साइड के कारण अब लाल मिट्टी है पठारी भारत में कम से कम, मतलब जैसे कि जो हमारी लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देती है। लाल मिट्टी पठारी भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी है, जैसे कि जहाँ वर्षा कम होगी, लाल मिट्टी जहाँ जहाँ होगी वहाँ वर्षा एक तरह से कम क्षेत्र वाली है। यह उपजाऊ मिट्टी नहीं है, सबसे पहली बात। यही कारण है कि खाद्यान्नों की खेती यहाँ काम होती है। खाद्यान्नों का, जिसे आपने देखा होगा, सुना होगा कोई, कि ज़्यादातर खनिज निकालने के लिए खादान होते हैं, खादानें होती हैं बहुत सी। तो इस तरह का यहाँ ऐसी ज़मीनों पर ही लाल मिट्टी से हमें लोहा, एक तरह से लोहे के ऑक्साइड हमें इसी वजह से दिखाई देती है, और यहाँ उपज मतलब ना के बराबर ही होती है। तो गाइस ये थी हमारी लाल मिट्टी। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगली, जो कि हमारी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है हमारी, इसको इंग्लिश में भी लेटराइट मिट्टी ही कहा जाता है। के क्षेत्र, जो लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र हैं, दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व की ओर पतली पट्टी के रूप में मिलते हैं। मतलब इन मिट्टियों को पश्चिम बंगाल से असम तक देखा जाता है। यानी आपका ये जो एरिया है, जैसे आपका पश्चिम बंगाल से होते हुए, तो पश्चिम बंगाल के ऐसे करके होते हुए ये हमारा एरिया है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल से है ना, असम, ऊपर असम हो गया, असम से होते हुए, तो ये जितना भी स्थिति देखी जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर, मतलब जैसे पतली असम तक देखा जाता है। मतलब ऊपर ऊपर के क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल और असम का क्षेत्र है वहाँ देखा जाता है। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है ना हमारा, वो ज़्यादातर लेटराइट मिट्टी से घिरा हुआ है। तो यहाँ क्या होता है, लेटराइट मिट्टी के निर्माण दो परिस्थितियों में होता है। एक तो सबसे पहली परिस्थिति है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। और वर्षा है तो गर्मी भी अधिक होती है ना, क्योंकि गर्मी अगर, क्योंकि हमारा ये ट्रॉपिकल जोन पड़ता है एक तरह से। जैसे हमारा ट्रॉपिकल जोन मैंने बताया 23.1/2 डिग्री जो हमारा है वो ट्रॉपिकल जोन है, नॉर्दर्न और साउदर्न का। अब ज़रूरी तो नहीं है हमारा जो ट्रॉपिकल जोन जाता है वो एग्जैक्ट इस लाइन के उस तरफ नहीं हो सकता, है ना। तो मतलब थोड़ा बहुत तो हमारे ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। इसी वजह से यहाँ पर अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है और अत्यधिक बारिश भी इसी वजह से होती है। तो इसी कारण की वजह से लेटराइट मिट्टी यहाँ पर देखी जाती है। लेटराइट मिट्टी की उपज जो मिट्टी है, इसलिए यह खाद्यान्न की लेटराइट मिट्टी की उपज मिट्टी है। एक तरह से जो लेटराइट की मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी है, एक सबसे पहली बात तो ये लेटराइट मिट्टी जो है वो है उपजाऊ मिट्टी है। तो उपजाऊ मिट्टी के बाद ये सॉरी गलत एक्चुअली वर्ड हो गया, ये लेटराइट मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए खाद्यान्न की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। यह खाद्यान्न की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ईंटें बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी ही होती है। सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी है कि इससे ईंटें बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। लेटराइट मिट्टी को में ह्यूमस और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी पाई जाती है। तो इसके अंदर भी देखिए ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की यानी के की कमी पाई जाती है। और लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। अच्छा, इसमें चीज़ है कि इसके अंदर लोहे की, एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता, ठीक है, इसके अंदर होती है। और लोहे के ऑक्साइड के कारण ही लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। तो लेटराइट का रंग लाल इसी वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, लोहे के ऑक्साइड। तो यहाँ पर लोहे के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, मसाला, काजू और चीनकोना की खेती होती है। एक तरह से यूँ कहें कि चाय के बागान, है ना,
कॉफ़ी, मसाला, काजू, चिनकोना की खेती होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिट्टी कैसी है, अम्लीय है। तो गाइस ये थी हमारी लेटराइट मिट्टी। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेगिस्तानी मिट्टी। तो गाइस रेगिस्तानी मिट्टी में, यह मिट्टी राजस्थान के थार प्रदेशों में, पंजाब के क्षेत्र में, जैसे दक्षिणी भाग हो गया पंजाब का, है ना, जो राजस्थान से सटा हुआ भाग होता है, तो कुछ अन्य भागों तथा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी मिलती है ये रेगिस्तानी मिट्टी। अकेला थार मरुस्थली लगभग करीबन, ये मान के चलिए 1,03,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। यानी अकेला जो थार मरुस्थल है हमारा, वही करीबन 1,03,600 किलोमीटर के क्षेत्रफल तक, वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका मिट्टी में खाद्यान्नों की खेती संभव नहीं है। अच्छा, इस मिट्टी में सबको ही पता है कि रेगिस्तानी में जो खाद्यान्न है हमारे, जैसे गेहूँ, आटा, गेहूँ, चावल वगैरह, जौ, तो इसके अंदर यह है खाद्यान्न, यानी हमारे किसी भी प्रकार की खेती संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर ज्वार, बाजरा, सरसों व मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो गाइस जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर किस तरह की खेती जाती है, ज्वार, बाजरा, सरसों और मोटा अनाज में जैसे गेहूं वगैरह हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का जो मोटा अनाज होता है, दलहन वगैरह, तो इन चीज़ की खेती की जाती है। तो गाइस ये थी हमारी मृदाओं के ऊपर थोड़ी छोटी सी वीडियो, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी भी दी, तथा अपने इस चैनल के बारे में भी बताया मैंने आपको यहाँ पर। तो गाइस मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल शिक्षा अड्डा बाय RN शर्मा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका होस्ट, आपका टीचर RN शर्मा। नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी प्रकार से लाते रहेंगे, अलग अलग किसी न किसी विषय पर। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।